हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था स्थिरांक। ऐसे बोल लो कि नया साम्यावस्था स्थिरांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये टॉपिक एक तरीके से चैप्टर में आपको बहुत 2 या 3 पैराग्राफ में मिल जाएगा कंप्लीट, पर अपन ने इसको बहुत एलोबरेट करके सॉल्व किया है। यहाँ पे आपको इसलिए ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पूछा जाता है, उसकी जितनी वैरायटी बनेगी वो आपको मैं बताऊंगा। ये टॉपिक किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट ही है। अब सुनिए, अब तक आपने क्या पढ़ लिया। अब तक सुनिए, अब तक हमने पिछली क्लास से अब तक की क्लास में मैंने पढ़ लिया कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिएक्शंस के अंदर रिएक्शंस टेम्परेचर के बेस पे कितने प्रकार की होती है ना। फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने पढ़ी, एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ी, उसमें फिर आपने देखा कैटलिस्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होते हैं, है ना। ये सब आपने रीड कर लिया। उसके बाद में हमने साम्यावस्था स्थिरांक क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद में साम्यावस्था स्थिरांक में एक दूसरे में रिलेशन क्या होता है, जो तो लास्ट ही वीडियो में आपको बताया था, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, है ना। तो अब देखिए और आगे की बात सुने। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि जो आपने साम्यावस्था स्थिरांक की बात की थी, आपने बोला था ना Kc हो सकता है या Kp हो सकता है, पर इन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो Kc इंपॉर्टेंट होता है। बोलो होता है ना, Kc ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, किसको, Kc को, है ना, तो अगर मैं इस Kc की बात कर लूँ कि Kc कैसे याद करना है, तो वही Kc अब सांद्रता के आधार पे नहीं बोल के हम केवल और केवल साम्यावस्था स्थिरांक की बात करें, तो देखिए यही पॉइंट आपको समझाएगा कि Kc जो होता है उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम, है ना। तो अब आप आ जाइए इस चैप्टर में। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि मुझे कोई साम्यावस्था स्थिरांक देगा, ठीक है भाई, और साम्यावस्था स्थिरांक जो देगा आप उस ही साम्यावस्था स्थिरांक को, है ना, जो आपको देगा उस साम्यावस्था स्थिरांक को काम में लोगे, यूज लोगे, और उसके बेस पे नया साम्यावस्था स्थिरांक याद करके बताओगे। देखो कैसे, इसको रीड करो, इसे पढ़ो अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा ये मेरी बात। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए जाए तो देखो रिएक्शंस मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको क्या क्या परिवर्तन करके दिया जाएगा रिएक्शन में। रिएक्शन में आपको लिखेगा A प्लस B, ध्यान से सुनना, क्या हो गया अब इसको, यस, A प्लस B उससे बना C प्लस D, बोलो बना। अब मैं यूं कर रहा हूं, अगर मान लो ऐसा किया जाए, इसका कुछ साम्यावस्था स्थिरांक निकाला जाए, तो आप बिल्कुल इजी में निकाल के बता दोगे, लो सर इसका ये साम्यावस्था स्थिरांक क्या आएगा, K निकालेंगे, C की सांद्रता देखो मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। K कैसे निकालेंगे, C की सांद्रता बटे D की सांद्रता और बटे करके उसमें A की सांद्रता और A की सांद्रता लिखेंगे और B की सांद्रता गुणा करेंगे, यही तो होता है K। बिल्कुल सही बात है। अगर सपोज करो ऐसा हो जाए तो कि A की जितने मोल है 1, अब की बार इसके मोल दुगने कर दूं, इसके भी दुगने कर दूं, तो अब साम्यावस्था स्थिरांक कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर अभिक्रिया के मोल दुगने कर दे, अभिक्रिया के मोल आधे कर दे, है कि नहीं है, या अभिक्रिया को ही उल्टा लिख दिया जाए, जहाँ जो रिएक्टेंट है, जो क्रिया करने वाले हैं, उन क्रिया करने वालों की जगह तो क्या लिख दे, उन क्रिया करने वालों की जगह तो लिख दे क्या, उत्पाद, और उत्पाद की जगह लिख दे क्रियाकारक, तो क्या करेंगे, तो भाई साहब क्रियाकारक उत्पाद बन जाएगा, यानी कि उसका भी साम्यावस्था स्थिरांक आएगा, आएगा नहीं आएगा।
तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस हो तो उन कंडीशंस के लिए नया साम्यावस्था स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। तो साम्यावस्था स्थिरांक निकालना चाहेंगे अपन, और आइए बात करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली कंडीशन, यदि अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए जाएं, यानी कि पहले 1 मोल थे, 2 मोल थे, 3 मोल, क्वेश्चन आएंगे इसके, अभी आपको समझाऊंगा। तो नया साम्यावस्था स्थिरांक कौन सा डियर, नया साम्यावस्था स्थिरांक दिखाई दे रहा है आपको, पुराने साम्यावस्था स्थिरांक के, पुराने साम्यावस्था स्थिरांक, ये लिख रहा है ना, काटा मैंने इसको, पुराने साम्यावस्था स्थिरांक के साथ वर्गानुपाती संबंध रखता है। कहने का पर्पस बिल्कुल सिंपल सा, कि अगर किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए हैं, तो जो नया साम्यावस्था स्थिरांक आएगा वो कैसे कैलकुलेट करना है, जो बिल्कुल सिंपल सा, नया साम्यावस्था स्थिरांक बराबर, नया साम्यावस्था स्थिरांक बराबर बराबर पुराना साम्यावस्था स्थिरांक का स्क्वायर कर देना। समझ में आया? तो सुनिए, ये क्वेश्चन में बिल्कुल वर्बली बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल। एक अभिक्रिया है जिसका साम्यावस्था स्थिरांक मान आया 3, उसको सॉल्व किया मैंने, आंसर आया 3। अब मैंने क्या है, उस अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए, तो अब बोलूंगा बताओ अब साम्यावस्था स्थिरांक कितना आएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ आप, क्या कर दो सर, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, आंसर आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है? अगर मान लो दुगने नहीं करके 3 गुने कर दिए जाए, देखो ये 3 गुना लिखा है ना, तो उसका हम क्या कर देंगे, उसको 3 गुना कर देंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अभी तक ऐसे क्वेश्चंस 1-2 बार मैंने देखे हैं, आईसीआर में देखे हैं, तो आप लोग इस आईसीआर नीट में लेवल का क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल शॉर्टकट दिमाग में सेट कर लो कि साम्यावस्था स्थिरांक अभिक्रिया को दुगना करने पर, 3 गुना करने पर कुछ चेंज होके मिलता ही है। अगर देखिए, अब ये तो दुगने कर रहे थे, अब देखो यदि अभिक्रिया के मोल आधे कर दिए जाए, क्या कर दिया जाएगा, जो आधे कर दिए जाए, तो अगर आपने उसके मोल आधे कर दिए तो नया साम्यावस्था स्थिरांक पुराने के वर्गमूल के बराबर होता है, वर्गमूल के बराबर होता है। क्या होता है बताओ, वर्गमूल के बराबर। देखो नया साम्यावस्था स्थिरांक बराबर पुराना साम्यावस्था स्थिरांक का वर्गमूल। समझ में आया? इसका मतलब वही बात हो गई कि अगर किसी का साम्यावस्था स्थिरांक 8 है, वो सॉरी 8 क्या, वो तो वर्गमूल नहीं आएगा उसका, 9 लिख लो, 9 है ना, 9 है, तो क्या करेंगे अपन, ये 9 है साहब। अगर अभिक्रिया के मोल आधे कर दिए तो 9 का वर्गमूल कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 3। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 3 आपके पास आंसर आ जाएगा, इजंट इट? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया है क्या? आगे फिर सुनिए, 3 कंडीशन हो गई है, दुगुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। अगर अभिक्रिया को विपरीत कर दिया जाए, क्या कर दिया जाएगा, जो विपरीत कर दिया जाए, यदि अभिक्रिया को विपरीत उल्टा कर दिया जाए, तो नया जो आएगा वो पुराने का 1/, आएगा। क्या आएगा भाई, 1/, आएगा। समझ में आया क्या? पूरा नया साम्यावस्था स्थिरांक बराबर पुराने का 1/, कर दो, सही है। अब इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींचूंगा आपका, आप खुद प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करो। आपके कितने ही फ्रेंड सर्किल में हैं, किसी न किसी की तो हेल्प हो ही जाएगी, है कि नहीं। और ध्यान दें, अभी एग्ज़ाम के जो कंडीशंस लग रही है, वो एग्ज़ाम मुझे लग रहा है 15 जुलाई के आसपास के बाद में डेट आ जाएगी। 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में या तो डेट क्लियर होगी, या फिर 15 अगस्त से पहले क्लियर हो जाएगी 100%, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर है मेंटली, कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद में बोलो कि सर सिलेबस ही नहीं हो रहा, फिर आप सोचो कि एक ही दिन में सारी वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा कुछ भी, पढ़ना तो अब पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर मैं आपके उसके लिए प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं पढ़ो तो भी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मुझे न तो आपको इसके पढ़ाने से कोई प्रॉफिट हो रहा है, नहीं पढ़ने से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रॉफिट आपका है,
हाँ, कुछ बच्चे हैं आप में से 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो आगे जाके सेलेक्ट होंगे, तो उन्हें याद रहेगा कि लॉकडाउन होते हुए भी हम सेलेक्ट हो गए। बाय द वे, आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप में इतने सारे 100-150 बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, बस केवल ग्रुप जोड़ लिया। ग्रुप में जुड़ने से कुछ नहीं होता है, कभी कभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं, और कभी कभी पढ़ोगे तो कभी कभी सिलेक्शन के चांस है। तो मेरे हिसाब से कभी कभी को हटा के और रेगुलर पढ़ने की सोचो, समझे। तो आपके पास मैं डेली क्लास अपलोड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप उस क्लास को अटेंड करें और जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूँ उन पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने 2-4 दिन तो नोट्स लिखे, उसके बाद में कुछ ही नहीं है, तो भैया फिर वही बात है, फिर वीडियो का क्या मतलब निकला, मैं इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। मेरा थोड़ी सिलेक्शन होने वाला है, मेरा तो हो लिया सिलेक्शन, मैं तो इस लाइन से बहुत पहले बाहर आ गया हूँ। फिर आपकी मर्जी है, मैं आपको पर्सनली यही बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों ने खुद ने बोला है कि सर हमें नीड है और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप मुझे कोऑपरेट करने चाहिए, ठीक है। तो आपके दोस्त लोगों को जो नहीं पढ़ रहा है उनसे कह रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से शेयर करो, है कि नहीं, तो मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरे तो गुज्जू को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे सॉल्व करूँ कैसे करके, नहीं। और फिर तुम अपने आप को वीआईपी समझोगे तो फिर उसका तो क्या इलाज है बताओ। वीआईपी तो फिर हम भी कम नहीं है वीआईपी, हमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ। हमें पढ़ना ही तो पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं लो साहब तुम्हारी कोई वो लेके जा रहे हैं कि नहीं साहब हमें तो इतना पैसा आ रहा है, अर्निंग तो है नहीं ना। अर्निंग यही है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, हमें भी एक फील गुड होगा कि एक साल जो है बर्बाद नहीं हुई। 11-12 वैसे रद्द हो गई, एग्ज़ाम से कैंसिल हो गई, तो अब कंपटीशन वालों के लिए टाइम है बस, वो तो वैसे पास है, तो अब कंपटीशन की तो तैयारी कर लो अच्छे से, फिर आपकी मर्जी है डियर, मैं आपको उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा आज। केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटी बनती है, मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक छोटा मोटा 1-2 टॉपिक और बचे हैं, उनको मैं बाद में कवर कर लूँगा, पर अभी मेजर टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा कर दिया जाएगा आज, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। देखें, अब एक क्वेश्चन दिखा है, a+b+c+d के लिए साम्यवस्था स्थिरांक K1 है। क्या है भाई? K1। तो यदि अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए जाएं तो K2 नया हो गया ना, K2 है, K1 में संबंध क्या होगा, तो K2 नया, K1 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। आंसर आपके पास दिखाई दे रहा है। a+b+c+d के लिए साम्यवस्था स्थिरांक K1 है, और यदि अभिक्रिया के मोल आधे कर दिए जाए, क्या कर दिए जाए, आधे कर दिए जाए, तो पुराने वाले का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। बहुत सिंपल है ना। यदि ए और बी C+D के साम्यवस्था स्थिरांक K1 है, यदि अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए जाए, यदि अभिक्रिया के मोल दुगने कर दिए जाएं, ठीक है, तो नया साम्यवस्था स्थिरांक क्या होगा। सोचिए, आपने क्या किया, इस अभिक्रिया के लिए K1 है, यदि अभिक्रिया के मोल दुगने कर के आधे कर दिए जाएं, तो सोचो दुगना करा, दुगना करके वापस आधा कर दिया, तो मतलब K1 और K2 क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे भाई। जो दुगना किया था उतना ही तो लिया है वापस, तो वो की वही साम्यवस्था स्थिरांक आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब बात कर लो आगे, a+b+c+d के लिए साम्यवस्था स्थिरांक K1 है, यदि अभिक्रिया के मोल आधे कर दिए जाए, क्या कर दिए जाए, आधे मतलब वर्गमूल, और अभिक्रिया को विपरीत कर दिया जाए, तो विपरीत करने का मतलब 1/, सही बात है। आधे करने का मतलब वर्गमूल और विपरीत करने का मतलब 1/, में लिया हो, तो इसमें एक में भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्या लिखा है, K2 बराबर K1 का वर्गमूल लगाना भूल गया, यहाँ पे वर्गमूल कर दो बस। ये अगर वर्गमूल नहीं लगाओगे तो ये जो लिखा है वो किस में लिखा था, दुगने कर दिए जाते, दुगने करके और विपरीत कर दी जाए। कंडीशंस तो हो सकती है ना, अभिक्रिया के मोल दुगने करके अभिक्रिया को उल्टा कर दो, दुगने करने का स्क्वायर, और उल्टा करने का मतलब 1/, तो 1/, का करके स्क्वायर आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, ठीक है। अब आगे चल लो, और ये देखो ये लिखा हुआ है ना, उसमें वो थोड़ा ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको सही कर लेना, ठीक। क्वेश्चंस को लिखिए, सारे क्वेश्चंस नोट डाउन होने चाहिए आपके नोटबुक में, तभी सिलेक्शन होगा। इतना इजी नहीं है हलवा खाने के लिए। a+b+c+d के लिए साम्यवस्था स्थिरांक 1/8 है, ध्यान से सुनना।
यदि अभिक्रिया विपरीत कर दी जाए तो विपरीत करोगे तो 1/8 तो है, 1/8 तो पहले से ही है, उसको भी 1 में लियो तो 1/A/B/C, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 8। बहुत सिंपल सा है ना, बहुत इजी है, जब समझ में आ जाए तो सब कुछ इजी है। अब देखो A+B, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है। A से B बना K1, B से C बना K2, बिल्कुल सीक्वेंस ही चल रहा है ना। C से D बना K3, D से A बना, अब देखो D से A उल्टा कर दिया ना, बोलो उल्टा कर दिया, तो जब A से D बनाता मैं डायरेक्ट A से D में पहुंचता, A से D में जाता, तो A से D कैसे जाता, A से B, B से C, C से D, तो सबको गुणा कर देता, K1 K2 K3, है कि नहीं। पर ये तो उल्टा पूछ रहा है, तो 1/K1 K2 K3, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आई क्या मेरी बात। ये अगले वाले क्वेश्चन देखो देख क्या है, A से B K1, फिर B से C, B से C तो K2 होता, पर इसने क्या कर दिया, उल्टा करके उसे K2 बोल दिया। इसका मतलब मैं इसको उल्टा करूंगा, इस रिएक्शन को रिवर्स लेके जाऊंगा ना, इस रिएक्शन में C से C को यहाँ लेके जाऊंगा, B को लेके जाऊंगा इधर, है कि नहीं। तो ये B को उठाया इधर ले गया नहीं ले गया, तो ये K2 जो है वो 1 में चल जाएगा, 1/K2 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। K1 ऊपर होगा ही होगा। अब बात करो C से D, सीधी सीधी बात है, तो K1 K3/K2। अब देखो क्या पूछा है, D से A उल्टा पूछा है ना, तो D से A का उल्टा करो तो क्या आएगा, K2/K1 K3, बोला आएगा नहीं आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा भाई साहब। ये तो आ गया किसके लिए, ये तो आ गया किसके लिए, बिल्कुल सिंपल वाले के लिए, ये तो आंसर आ गया A से D के लिए, ठीक है। और उल्टा पूछा है D से A के लिए, तो वो आ जाएगा क्या, K2/K1 इंटू K3, आएगा नहीं आएगा। ये आपके आंसर्स आपके पास होंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, ठीक है। आगे देखिए, ये तो ये ऊपर वाला पॉइंट अलग है, एक पेज को हटा दिया मैंने, वो आपके काम का नहीं था। तो अभी अपन ने अगला पॉइंट ले रखा है, फिर क्वेश्चन है, अभिक्रिया की मोल ज्ञात करना सीखिए। बहुत सिंपल सा नया छोटा सा पॉइंट बनाया है, टॉपिक नहीं है, ऐसे ही बनाया हुआ है बस कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए बनाया ये टॉपिक को। अभिक्रिया की मोल ज्ञात करें, तो मोल क्या है, किसी अभिक्रिया के क्रियाकारक व उत्पाद के पहले लिखी हुई संख्यात्मक मान। ये A है, A के पहले क्या लिखा है 1, ये इसका मोल है। B के आगे कुछ नहीं लिखा, ये 1 तो मानेंगे इसको, ये इसका मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, होना है 1 मोल, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है कि नहीं। और इसका मतलब आपको नीचे लिखा हुआ भी है, नोट भी किया हुआ है, देखो अच्छे से कि भाई 1 मोल किस किस के आए, है कि नहीं। आगे देखो एक A2 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी इसका 1 ही मोल आएगा, 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा। अब देखो ये वाले एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, ये ऐसे क्वेश्चन आपको खूब बार देखे होंगे, पर अब आपको समझ में भी जाएंगे। A B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल D, इसमें आपको ये स्मॉल जो लिखे हैं ये सब क्या है, मोल, किसके, वो कैपिटल वर्ड के। स्मॉल a कैपिटल A का मोल है, A के मोल स्मॉल a, B के मोल स्मॉल b, ये सब है ना, अरे है कि नहीं है, सेम टू सेम N2S2 मोल दिख रहे हैं आपको, समझ में आ गई कि मेरी बात। अब आपसे सिंपल सी बात पूछता है, देखो ये जेड का लेवल ऐसा होता है, ये अभिक्रिया दे दी N2 + 3S2 और पूछता है बताओ इसके मोल ज्ञात करो। N2 के कितने मोल है, 1, S2 के 3, NS3 के 2, समझ में आ रही है, ये मोल ज्ञात हो गए। मोल के बहुत सारे डीप लेवल के लेके जाऊं तो बहुत सारी बातें आती है, अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होती है। अभी तो केवल मोल कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए थी, जो आगे होगी। देखो अब बात करें क्या, ये तो था मोल, ठीक है। अब बात करें सांद्रता की, किसकी बात करेगा, जो सांद्रता जानते हो क्या होती है, सांद्रता ऐसा बड़ा ब्रैकेट में लिखी हुई सांद्रता, ये क्या होती है, मोल बटा लीटर, बोलो होती है नहीं होती, मोल बटे लीटर होती है।
तो मोल बटे लीटर होती है। इसका मतलब आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि मोल मुझे दिख रहे हैं N2 का 1, बोलो N2 का दिख रहा है आपको, N2 का 1, H2 का 3, NH3 का 2 और आयतन दिख रहा है 3 लीटर, बोलो दिख रहा है। तो आप सोचिए एक 3 लीटर के बर्तन में N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है, तो हर एक की अलग अलग सांद्रता होगी, है कि नहीं। तो वो सांद्रता कैसे निकलेगी कि मोल ज्ञात कर लो, सबके मोल ये आपके पास आ गए 1, 1, 2, आगे नहीं आगे, और बटे कितना कर दो उनके 3, आपके पास आ जाएंगे उसके मोल। तो देखो इसके मोल आ गए बहुत सिंपल से, समझ में तो आ रहा है ना। अरे बोल तो सही। 1/3 कितना, 1/3 क्यों किया, N2 के मोल कितने होते हैं, 1 होता है, 1 में बटा 3 कर दिया। H2 में 3 तो मोल है, 3 का 3 में भाग देना, तो सांद्रता देखने के लिए लीटर का भाग देना पड़ता है ना, 2 लीटर का भाग दे दो तो आपके पास आंसर आ गया क्या, 1। फिर 2/3 0.66, बोलो हुआ नहीं हुआ। ये साहब आ गए NH3 वाली अभिक्रिया के मोल की सांद्रता, है कि नहीं। अब ये हो गई सांद्रता। और स्थिरांक जो था वो क्या था, साम्यावस्था स्थिरांक कैसे था, उत्पाद के मोल बटे क्रियाकारक के मोल, सॉरी उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, है ना। और उसके बाद में उस पावर में क्या लिख रहे थे हम, मोल ही तो लिख रहे थे। देखो ये अभिक्रिया फिर से वापस रिपीट कर रहे हैं अपन, और उसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, है ना। देखो क्या बोला कि एक अभिक्रिया है N2 2NH3, N2H2 की सांद्रता दे रखी है 232 मोल प्रति लीटर दे रखी है। तो स्थिरांक पूछा है, स्थिरांक क्या होता है और NH3 का ये उत्पाद कितना 2, तो NH3 की सांद्रता का स्क्वायर करेंगे ना, NH3 की सांद्रता का स्क्वायर करेंगे, ये लो ये रहा स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो N2 की 1, H2 का 3, ये इनके क्या है मोल, तो ये स्क्वायर में चल जाएंगे। तो क्या आया, ये आ गया 2 आ गया ना, सांद्रता को लिख दिया मैंने 2, कहाँ लिखा ये 2, 3, 2, ये क्या क्या दे रखी थी N2H2 और NH3, ये मैंने 2 ले लिया, देखो ये वाला 2 ले लिया 2, और वो लिख दिया ये, फिर ये वाला 2 ये रहा, फिर ये वाला 3 ये रहा, सही। अब इनके स्क्वायर कहाँ लिखे हुए हैं, स्क्वायर हमें फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, देखो ये फॉर्मूला में 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 1 लिखा है। तो यही पॉइंट हमको कहाँ लिखने होंगे, फिर यही तो पॉइंट हमें कहाँ लिखने होंगे बताओ, यही पॉइंट हमें लिखने होंगे कहाँ, ये 2 देखो, ये देखो पॉइंट दिख रहा है, ये 2, ये 1, ये 3, ये मैंने ऊपर से उठा के नीचे लिया है, सही है। मैं इन सारे पॉइंटों को उठा के यहाँ से यहाँ लिया है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 3, 27, तो आ गया 2/27। सॉल्व करा तो आपके पास कोई न कोई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैथमेटिकल फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, आपको आयतन दे रखा है 2 लीटर और आपको मोल आपको फॉर्मूले में दिख जाएंगे। तो एक बार तो उसका सांद्रता निकाल लो, सांद्रता निकालनी पड़ेगी। सांद्रता निकालने के बाद में आपको उस सांद्रता को, ये सांद्रता की, और सांद्रता को यहाँ फॉर्मूले में लगाओ और K की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चंस हर स्टूडेंट सॉल्व करना चाहिए। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम CE के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपके जेट के पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, यही, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ऐसा ही आएगा, यही आएगा, मैंने जो लिख दिया यहाँ पे, समझे, ये फिक्स है। वो जितनी अपने स्टेटस को बढ़ाएंगे जेट ICR वाले, वो यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा, ये कि ये 1, 2, 4 लिखा है ना, अगर उसने अपन ने लिखा है 1, 2 और 4, इसकी सांद्रता को, कंसंट्रेशन को 1, 2, 4, ये देखो ये 1, 2, 4 है ना, ये लिखा है इसमें 1, 2, 4 लिखा है, ये वो उसको सांद्रता को बदल देंगे। मैंने इनके क्वेश्चन को कॉमन रखते हुए सांद्रता को सेम रखा है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, इनकी स्क्रीनशॉट लेंगे, एक भी प्रॉब्लम आए तो बिना सोचे समझे महाराज को कॉल करेंगे, सर ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ तक कंप्लीट करें। और केमिकल इक्विलिब्रियम में अब केवल विलेयता गुणनफल बचा है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा अपने आप। यहाँ तक के क्वेश्चंस में आपके पास वेटेज जा रहा है जेट का, इक्विलिब्रियम को लेके चलें तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आने के वेटेज हैं, ठीक है। तो 3 में से 100% 3 इसी में से आ जाने चाहिए। पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है KSP, विलेयता गुणनफल।
यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है खूब बार जेड में, और मैं आपको उसकी भी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में बाहर से नहीं आएगा। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ। ठीक है, अब इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपको पढ़ना चाहिए। ओके डियर, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।